जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू सक्सेस प्लस एकेडमी। दोस्तों खबर आई है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर साहब, इन्होंने फिर से चाइना को एक और चेतावनी दी है कि हम लोग अगर दोस्त रहें तो बेहतर है, क्योंकि दुश्मनी तो फिर होनी ही है। दोस्तों ये जो लाइन मैंने लिखी है, द न्यू एरा इज़ अपेरेंटली नॉट जस्ट फॉर चाइना। दोस्तों इसके क्या क्या मायने हैं और इसके अलावा ये इन्होंने किस स्टेज पे जाके कहा और इसके अलावा इन्होंने और क्या क्या कहा, दोस्तों सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ में। पहले अपन जो एक्चुअल न्यूज़ है वो देख लेते हैं। पीस इन बॉर्डर एरियाज बेसिस फॉर नॉर्मल इंडिया चाइना टाइज। दोस्तों इन्होंने कहा है कि अगर इंडिया चाइना के टाइज को बहुत नॉर्मल करना है तो जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे हमें पीस मेंटेन करनी होगी, और पीस मेंटेन करने का काम केवल इंडिया का नहीं होगा या केवल चाइना का नहीं होगा। यहाँ पे दोनों को साथ में पीस मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो इंडिया चाइना के टाइज़ हैं, जो हमारे संबंध है, वो और ज़्यादा नॉर्मल हो पाएंगे। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी। इसके अलावा अपन अब इसका कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, इन्होंने कहाँ पे ये बोला। दोस्तों एक जगह है, एक मतलब आपको क्या बताऊँ, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी चाइना स्टडीज़। दोस्तों ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि इन्होंने यहाँ पे इन्हें बोलने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पे दोस्तों एक थीम थी। थीम क्या थी? चाइनाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस इन द न्यू एरा। दोस्तों इस थीम पे दोस्तों इनको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया था। वहाँ जाके इन्होंने कहा है कि इन रिसेंट मंथ दैट द ओवरऑल रिलेशनशिप विद चाइना कैन नॉट बी नॉर्मलाइज्ड टिल देयर इज़ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों इन्होंने ये बात बोली और इसके साथ साथ में इन्होंने ये भी बोल दिया कि जो नया एरा है वो केवल चाइना के लिए नहीं है, ये चाइना को समझ जाना चाहिए। दोस्तों अभी चाइना में आपको पता है जिनपिंग फिर से तीसरी बार सत्ता में आए हैं, और उसके साथ में जयशंकर जी का ये बयान क्या मायने रखता है आप समझ सकते होंगे। चलिए दोस्तों अपन एक एक करके इनके सारे रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा कि जो इंडिया है उसको किसी भी compete मोर इफेक्टिवली स्पेशली इन आवर इमीडिएट पेरीफ्री। जो दोस्तों इमीडिएट पेरीफ्री का मतलब अपने आसपास के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडिया को किसी भी हाल में हाथों हाथ, मतलब जहाँ पे भी कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाए उसके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ये इन्होंने कहा। ऑन द इंटरनेशनल स्टेज बिल्डिंग डीपर रिलेशनशिप्स एंड प्रमोटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट स्ट्रेंथन द कंट्री। दोस्तों एस जयशंकर साहब जो हैं अभी इंडिया के सबसे आउटस्पोकन जो है अपने फॉरेन मिनिस्टर बन के अब तक के इतिहास के सामने आए हैं, जिन्होंने विश्व को इंडिया की बात रखी है वो खुल कर रखी। इससे पहले आपने देखा होगा हमारे जो मिनिस्टर्स थे वो अगर सामने से कोई बात हो भी जाती थी तो उनको जवाब नहीं देते थे, उनका जो रोल होता था वो डिफेंसिव होता था। लेकिन दोस्तों जो अटैकिंग मिनिस्टर होती है, आपको पता है अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस समटाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो जयशंकर साहब के बयान है, आप एक के बाद एक इस साल में, तो दोस्तों आप ये समझ लीजिए डिकेड, मतलब जो अपने इंडियन मैन ऑफ द डिकेड इनको कहा जा सकता है। फिर इसके बाद में दोस्तों इनसे और क्वेश्चन पूछा गया, उसका इन्होंने जवाब दिया कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन द बॉर्डर एरियाज क्लियरली रिमेन द बेसिस ऑफ द नॉर्मल रिलेशन। अगर अपने रिलेशंस नॉर्मल रहेंगे तो दोस्तों जो है हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हो सकते हैं, हम लोग और ज़्यादा ट्रेड बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जो बॉर्डर एरियाज़ हैं जो आपने अशांत कर रखे हैं, जो चाइनीज़ तरफ से जो बॉर्डर एरिया अशांत हो रखा है, उस वहाँ पे आपको पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। पीस तो मस्ट है, आप ये समझ लीजिए। यहाँ पे दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे इन्होंने मैसेज भेज दिया है। फिर उसके बाद में दोस्तों अब चाइना के साथ में रिलेशंस पे क्या बोला इन्होंने दोस्तों एक और बात बोली कि इंडिया सर्च फॉर अ मोर बैलेंस्ड एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद चाइना स्ट्रेचेस अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स एंड मेनी ऑप्शंस। दोस्तों इन्होंने एक साथ यहाँ पे एक और बात बोली कि 2020 में आपको पता है जो गलवान वैली क्लैश हुआ था, जहाँ पे हमारे 19 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे। तो दोस्तों उसके बाद में जो हमारी जो बॉर्डर एरियाज़ है उसको स्ट्रेंथन करने की जो ज़रूरत है वो बढ़ गई थी, और उस वजह से हमने चाइना से और किसी डोमेन पे काम करने के बजाय हमने इसको जो हमारी बॉर्डर एरियाज़ है उनको स्ट्रेंथन करने पे काम किया, ये इन्होंने कहा। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा कि मल्टीपल डोमेन्स जो हैं और बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे इंडिया चाइना मिलकर काम कर सकते थे, लेकिन चाइना ने पुश किया इंडिया को कि हमें क्या करना पड़ा। गिवन द डेवलपमेंट्स ऑफ 2020 दैट ऑब्वियसली फोकस ऑन एन इफेक्टिव डिफेंस ऑफ द बॉर्डर, दिस वाज नोटेबली अंडरटेकन इवन इन द मिडेस्ट ऑफ कोविड। दोस्तों इन्होंने कोविड का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया और बोला कि कोविड के उस टाइम पे आपने जो है बॉर्डर एरियाज पे ये अशांतियाँ फैलाई थी। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊंगा कि बॉर्डर एरिया में चाइना ने इतिहास में कब कब छेड़छाड़ की है या छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। और दोस्तों जो सीनो इंडिया वार था, जो इंडिया चाइना को वॉर अपन बोलते हैं 62 का, जो इंडिया हार गया था, उसको दोस्तों उसके बाद में भी और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, जो अपन क्लैशेस बोलते हैं वो हुई थी, और वहाँ पे चाइना को मुँह की खानी पड़ी थी। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। खैर इसके आगे इन्होंने दोस्तों एक और बात बोली, और वो क्या थी
इसके बाद में दोस्तों उन्होंने बोला कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अगर नॉर्मल करने हैं, जो मोडस विवेंडी है उसको फिर से स्टेबलाइज करना है, तो उसके लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। 3 म्यूचुअल्स, क्या क्या? म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी एंड म्यूचुअल इंटरेस्ट। दोस्तों इन तीनों चीज़ों पे चाइना को भी भारत के साथ में जो है कोऑपरेट करना पड़ेगा और भारत भी चाइना के साथ कोऑपरेट करेगा, ये इन्होंने यहाँ पे कहा। अब दोस्तों अपन देख लेते हैं और क्या इंडो चाइना रिलेशन अपन पढ़ रहे थे, इसमें दोस्तों इन्होंने एक और बात बोली, द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव बीन अ पीरियड ऑफ सीरियस चैलेंज। अब ये फ्यू ईयर्स कौन कौन से ये मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ। जो 2013 से चाइना लगातार अग्रेसिव हुआ है भारत के खिलाफ, वो बोथ ऑफ द रिलेशनशिप and for the prospectus of the continent, the continuation of the current impasse will not benefit either India और China। दोस्तों फिर इन्होंने जो लाइन बोली है आप ये देखिए कि न्यू नॉर्मल्स ऑफ पोस्चर विल इनविटेबली लीड टू न्यू नॉर्मल्स ऑफ रिस्पॉन्सेज। अगर चाइना की तरफ से कोई नया डेवलपमेंट होगा, अगर हम चाइना के दोस्त हैं तो हो सकता है अगर वो हमारे खिलाफ जाए तो हम उसके दुश्मन भी हो जाएं। दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे ये था। फिर दोस्तों इन्होंने कहा कि जो हमारे 7 दशकों की जो पार्टनरशिप थी, इस पे दोस्तों उन्होंने कहा कि वुड बी फेयर टू स्टेट दैट इंडिया हैज़ एसेंशियली टेकन ए determinedly bilateral approach and there were many reasons for this including a sense of ASEAN solidarity। दोस्तों इसका मतलब है जो हम एशियन जाइंट्स हम दोनों मिलके बन सकते थे, उसकी दोस्तों जो है थर्ड पार्टी, उसके अलावा उनका द सस्पिशन ऑफ थर्ड पार्टी इंटरेस्ट दैट इमिटेड फॉर अदर एक्सपीरियंसेस। दोस्तों इनका कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि हमने पिछले 7 दशकों से इंडिया चाइना जो थे, हम दोनों देशों ने एक द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाया, इसके रेस्पेक्ट में, इसके बजाय कि हम लोग किसी तीसरे पार्टी के साथ में जाएं। और इसका कारण क्या था दोस्तों? हमारी जो एकजुटता की भावना थी, जो हमारी एशियाई एकजुटता की भावना थी, मतलब कि आप ये समझिए कि एशियन कंट्रीज़ हैं 2 और वो मिलके वर्ल्ड को डोमिनेट करें। दोस्तों इससे बेहतर बात क्या हो सकती है? हमने इसके दरमियान हमने जो हमारे संबंध है वो बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन आपकी तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ था। फिर दोस्तों इन्होंने एक और बोला कि रिमार्केबल डिग्री ऑफ सेल्फ रेसिस्टेंट दैट लेड टू एक्सपेक्टेशन दैट अदर्स कैन हैव अ वीटो इट्स चॉइसेस। दोस्तों इन्होंने फिर से वापस वही बात दोहराई कि इसका इंडिया चाइना रिलेशनशिप में केवल चाइना ने फ़ायदा उठाया। फ़ायदा किस चीज़ का उठाया? कि हमारे पास आत्मसंयम है, हम शांत हैं, हम शांति की बात करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार हमारी बातों को वीटो करते जाओ, वो वाला जो टाइम था वो पीछे छूट गया है, ये अब नया एरा है। दोस्तों इन्होंने फिर से बोला द न्यू एरा इज़ अपेरेंटली नॉट जस्ट फॉर चाइना। ये बड़ी बात दोस्तों इन्होंने यहाँ पे बोली, और जो कि आपको पता है चाइना तक बहुत जल्दी भी पहुँच गई हुई, क्योंकि उनका जो मीडिया है वो बहुत तेज़ी से काम करता है। खैर अब आपको दोस्तों मैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं अब तक के वो बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों 1947 से 62 का जो काल था, आपको पता है उस वक्त माओ जेडोंग जो वहाँ पर लीडर था वो इस्टेब्लिश हुआ गया था, और दलाई लामा को भारत ने शरण दे दी थी 1953-56 के आसपास। तो उसके बाद में वो इफेक्ट, और फिर चाइना को वर्ल्ड पे जो है दिखना था कि हम भी कोई कंट्री है, उसकी वजह से इन्होंने 1962 में लड़ाई लड़ी। फिर दोस्तों 1967 में नाथुला और चोला क्लेशेस हुए सिक्किम के पास में, वहाँ पे चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। उसमें खैर चाइना पीछे हट गया था बाद में। दोस्तों ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है ना वो रोड बनाने को लेकर हुई है। फिर अक्टूबर 1975 में तुलुंगला क्या है, तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ और यहाँ पे 4 जवान शहीद भी हुए थे। फिर 2013, अब जो रिसेंट ईयर की बात एस जयशंकर साहब जो कर रहे थे वो क्या था, दौलत बेग ओल्डी सेक्टर जो आपको पता है अपने हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जहाँ पे अपना एयरफोर्स स्टेशन है ऊपर, जो चाइना बॉर्डर से जस्ट पास में, आप ये समझ लीजिए 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है ये दौलत बेग ओल्डी वहाँ पे स्थित है। और वहाँ उसको लेकर भी दोस्तों क्लैशेस हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे इंडिया ने फिर से रोड बनानी चालू कर दी थी। फिर सितंबर 2014 में डेमचोक रीजन में यहाँ पे फिर से इंडिया चाइना आमने सामने हुए। फिर 2015 में बुर्त्से रीजन ऑफ नॉर्दर्न लद्दाख आफ्टर इंडियन ट्रूप्स डिसमेंटल ए वॉच टावर बिल्ट बाय द चाइनीज़। वहाँ पे अब चाइना लगातार अग्रेशन दिखाता जा रहा था बॉर्डर पे, और एक वॉच टावर जो है हमने डिसमेंटल कर दिया था। फिर दोस्तों जून 2017 डोकलाम, जिसकी चर्चा बहुत कम होती है दोस्तों, भूटान और भारत दोनों की टेरिटरी के लिए खतरा चाइना बन चुका था डोकलाम विवाद में। और डोकलाम विवाद में दोस्तों सीधी सी बात थी, हमने चाइना को 2 टूक बात कही, तुम ये तो ले लोगे लेकिन तुम्हारा बीजिंग नहीं बचेगा। आपने ये बात कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो दोस्तों उसमें डोकलाम में भी चाइना को पीछे हटना पड़ा था। फिर दोस्तों उसके बाद में अगला जो विवाद हुआ था वो अगस्त 2017 में, जस्ट जून के बाद में, जुलाई 1 महीने बाद में, पेंगोंग त्सो जो लेक थी वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप्स पहुँच गए थे, और वहाँ पे एक फेस ऑफ हल्का सा हो गया था इंडियन चाइनीज़ ट्रूप्स का। अब दोस्तों फिर उसके बाद 2020 का टाइम आता है, 5 मई को पेंगोंग त्सो में वापस से कॉन्फ्लिक्ट होती है, वहाँ पे जो है लाठी भाटा जंग आप देखने को मिलती है। फिर 10 मई 2020 को एक बार फिर से फेस ऑफ होता है, वो कहाँ होता है, सिक्किम में मुक्तांग वैली में एक बार फिर से फेस ऑफ होता है। अब दोस्तों जब
यहाँ पे गलवान वैली में इन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की, पेंगोंग त्सो में गड़बड़ करने की कोशिश की, PP14-15 पे गड़बड़ करने की कोशिश की। उसके बाद में दोस्तों इसके पैरेलल में सिक्किम अरुणाचल मतलब एक साथ इस पूरी बॉर्डर को एंगेज कर दिया था दोस्तों, जो कि भारत के लिए एक चुनौती बन गया था, वो भी कोविड के टाइम पे। फिर दोस्तों 21 मई 2020 को जो गलवान रिवर वैली है यहाँ पे चाइनीज ट्रूप्स आ जाते हैं और दोस्तों यहाँ पे ये लोग अपनी जो है घर बना लेते हैं। घर मतलब टेम्प्रेरी घर जो तंबू वंबू गाड़ लेते हैं, रहने का बना लेते हैं। उस पर दोस्तों इंडिया जो है ऑब्जेक्शन लगाता है। फिर दोस्तों 24 मई का दिन आता है, वहाँ पे PP14 और PP15 पे भी एक बार फिर से कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, जहाँ जिसको लेकर के जो इतने दिनों से जो था बफर जो एरिया था वो था, उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। फिर दोस्तों 15 जून को भारत के 19 जवान शहीद हो जाते हैं उस कॉन्फ्लिक्ट में। दोस्तों उन जवानों में आप देख सकते हैं यहाँ पे बी संतोष बाबू जो कर्नल थे, उसके अलावा भी दोस्तों जो इतने सारे जवान शहीद हुए थे। हालांकि इसमें बताया जाता है कि चीन के लगभग 40 जवान शहीद हुए थे, लेकिन शहीद क्या मारे गए थे, लेकिन चीन ने कभी भी ऑफिशियल डेटा हमें दिया नहीं है। हमें क्या अपने देश वालों को ही नहीं दिया, और ये बताता है कि वो कितना अपने आर्मी के जवानों की जो है कद्र करते हैं। खैर भारत ने दोस्तों ऑफिशियल डेटा दिया था और भारत ने ये विश्व पटल के सामने रखी थी, और चीन की दोस्तों कटु आलोचना यहाँ पे हो गई थी। फिर दोस्तों उन्होंने अब एक बात और बोली, ये क्या, स्ट्रक्चरल गैप्स की। ये किस बात के स्ट्रक्चरल गैप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, उसके उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। कौन कौन से, कॉलमिनेटिव बॉर्डर बैलेंस, और दूसरा दिया उन्होंने दोस्तों कॉम्प्रहेंसिव नेशनल पावर। इस पे दोस्तों जो पिछले 60 सालों में जो मतलब अंतराल आया है भारत और चीन के संबंधों में, उसकी वजह से ये टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ी थी, ये उन्होंने कहा। फिर दोस्तों इन्होंने कहा एनी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द रिलेशनशिप मस्ट नेसेसरली टेक बोथ इनटू अकाउंट, किसी एक को नहीं, रिकॉग्नाइजिंग दैट देयर इज अ लिंकेज बिटवीन देम। दोस्तों किसी एक के थ्रू आप किसी को जज नहीं कर सकते, ये यहाँ पे इन्होंने फिर से दोहराई बात को। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा लास्ट में आत्मनिर्भर भारत जो है, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इसको इन्होंने बोला कि प्रोग्रेस इन इकोनॉमिक फील्ड, प्रोग्रेस इन एक्सपेंडिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोटिंग आत्मनिर्भर भारत आर की। इस पर दोस्तों इन्होंने जो चाइना को काउंटर करने के लिए आर्थिक रूप में हम काउंटर कर रहे हैं, उस पर इन्होंने चाइना को फिर से एक बार आत्मनिर्भर भारत की जो है बता दिया कि आत्मनिर्भर भारत भी यहाँ पे कोई चीज़ हो रही है, और हमें जो है चाइना के साथ में रिलेशन मेंटेन करने भी ज़रूरी है, और चाइना को भी हमारे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे अगर 2 एशियाटिक जाइंट को एक साथ में जो है रहना है, एक साथ जो है सफ़र करना है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, और ये बातें उन्होंने जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने बोली थी, और कहाँ बोली थी ये आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर करके और लोगों तक पहुँचाइए, और हमारे चैनल जो है सक्सेस प्लस एकेडमी इसको सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे डेली में टुडे इन हिस्ट्री की एक सीरीज़ देखने को मिलती है, जहाँ पे आपको ये पता पड़ता है कि इतिहास में आज का दिन क्यों याद रखा जाता है। दोस्तों टेलीग्राम पे आपको डेली क्विज देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके लिए एग्जाम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप पूरा समझे होंगे। समझे हैं तो दोस्तों लाइक कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।